नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। पिछले 13 दिन से दिल्ली घेर कर बैठे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बंद को समर्थन देकर सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की। यूपी में कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं हाईवे को जाम कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शन में किसान कम, सियासी दलों के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए। यानी कि किसानों के नाम पर नेताओं ने जमकर सियासत की। कहीं ना कहीं यह आंदोलन पर सियासत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह, कहीं ना कहीं यह आंदोलन पर सियासत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह, क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? चर्चा करेंगे, उससे पहले आप यह रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का मोर्चा खोले बैठे किसानों के भारत बंद पर सियासत भारी रही। ज्यादातर जिलों में बंद की कमान किसानों के बजाय सियासी दलों के हाथ में नजर आई। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर समेत यूपी के तमाम जिलों में किसान कम और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि सियासी दलों ने किसानों के बंद को अपना समर्थन दिया हुआ था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया तो कईयों को सड़कों पर से ही हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में मुश्किलों का सामना कर रही सरकार ने राहत की सांस ली और विपक्ष पर करारा वार किया। मैं इतना ही कहूंगा कि जो विपक्ष के नाम पर किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की असफल कोशिश कर रहे हैं, उनका बंद पूरी तरह से फ्लॉप है। किसानों के साथ हम पहले भी थे, किसानों के साथ आज भी हैं, किसानों के साथ कल भी रहेंगे। भारत बंद के ऐलान करने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका खुद का भी फायदा होगा और उनका जनाधार भी इसको बनेगा इस विषय को लेकर। परंतु अभी कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि वही विपक्ष के लोग ने इस एक्ट का परिवर्तन करने के लिए बहुत पहले संसद में भी कहा। हालांकि भारत बंद को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इस सर्दी में रोड पे अपना खाना बना रहा है, सो रहा है, जो हम लोगों को खाना खिलाता है, जो हर किसी को आने देता है, उसके बारे में कह रही कि उसका जो उन्होंने बंद बुलाया था विफल हुआ। क्यों किसानों के आप आत्मा को ठेस पहुंचाना चाहते हो? क्यों उनका अपमान करना चाहते हो? क्यों नहीं उनकी बात को आप मान लेते? वाटर कैनन इस जाड़े में पानी की बौछार हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, इसे रोका जाए और जो फर्जी मुकदमे किसानों पर कायम हुए हैं या कांग्रेस जनों पर कायम हुए हैं, इसे तत्काल वापस लिया जाए और कानून जो 3 काले बने हैं, काले अंग्रेजों ने बनाए हैं, उसे तत्काल निरस्त किया। किसान आंदोलन पर सियासत के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कल सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले किसान नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। इन सब के बीच बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा और क्या बंद बेअसर होने से सियासी दलों के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। मनोज काका हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हरिशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। अशोक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन भारत बंद बुलाया गया, तो मैं एक सवाल सबसे पहले अशोक चौहान जी आपसे करूंगा। भारत बंद किसानों ने बुलाया, लेकिन इसमें सियासी दलों के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए, ऐसा क्यों? सर ये बताइए, कोई भी विपक्ष जो होता है उस विपक्ष का कार्य होता है सरकार के गलत कामों पर नकेल कसना। विपक्ष पूरी तरीके से फ्लॉप था, सरकार के सामने नतमस्तक था वह किसानों के साथ। अब जब किसान रोड पे आया तो विपक्ष को भी एक मौका मिला। आखिर पिछले 7 वर्षों में बीजेपी कहां थी,
7 वर्ष पहले इन अध्यादेशों को क्यों नहीं लेकर आई थी? अभी की इस कोरोना काल में ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसे कौन से तत्व थे जिनके कारण इसको तत्काल लाना पड़ गया? बीजेपी तो पहले भी थी जो ये कह रही हैं कि भाई पुरानी सरकारें जो थी वो जो इस बिल को पहले लाना चाहती थी। आखिर 7 वर्षों से कहां थे मोदी जी? आखिर 7 वर्षों से कहां थी भाजपा? वो क्यों नहीं ला पाए 7 वर्ष पहले इस सब चीज को? ठीक है, आपका कहना था विपक्ष भी नतमस्तक था, इसलिए किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। मनोज काका पहले आप, फिर इसके बाद सचिन, आपसे भी मेरा यही सवाल है। मनोज, आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, 13वें दिन आपको याद आया कि हमें समर्थन करना चाहिए किसानों का? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो किसानों के प्रति जो समर्थन है वो आज से नहीं है, आंदोलन के पहले दिन से ही है। कई बार सांकेतिक रहा और कई बार हम लोगों को ये लगा कि सरकार जो कम से कम उद्योगपतियों के जो उद्योगपति का पक्षधर है, कम से कम वो देश के 70% लोग जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनकी भी पक्षधर होगी। लेकिन जब सरकार लगातार निरंकुश और निष्ठुर दिखी किसानों के प्रति, देश के अन्नदाता और पालनहार के प्रति, तब समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उतरे हैं और पूरे प्रदेश में और देश भर में, मुंबई में भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने समर्थन किया है बंद का। चूंकि सवाल ये किसी सियासी दल का नहीं है, सवाल ये मेरा सवाल नहीं है, ये किसान नेता आपसे पूछ रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है कि आप क्यों आए, वो पूछ रहे हैं कि आप इतने दिनों से कहां थे? ये तो कोरोना काल में अध्यादेश लाकर इसे पास किया गया, तब क्या आपको याद नहीं आई? जब लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले पर बहस हुई, तब क्या आपको याद नहीं आई? किसान जब 12 दिन से दिल्ली घेर कर बैठा है तो आपको याद आता है कि हमें भी प्रदर्शन करना है, भारत बंद बुलाना है? सवाल समाजवादियों का है तो जिस दिन ये अमेंडमेंट 5 तारीख को, जिस दिन इसको अध्यादेश के जरिए लाया गया, उस समय भी हमारे नेताओं ने, सभी ने सवाल खड़ा किया। अगर आप ठीक से अध्ययन करें तो हम इसके कभी पक्षधर नहीं हैं कि गरीब किसानों की जमीन कारपोरेट सेक्टर को दे दें। मैं वही कह रहा हूं, ना कि ट्वीट करने से विरोध नहीं हो जाता है। मेरा अध्ययन यह कहता है कि आप ट्वीट करके पीछे हट गए, आप सड़कों पर उतरे क्या? अभी आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सड़कों पर उतर रहे हैं। मृदुल जी, आपको आप ये मेरा कहना नहीं है, अशोक खुद कह रहे हैं, अशोक चौहान जी, आप जैसे समझदार व्यक्ति कैसे गैर वाजिब बात कर रहा है? मैं वाजिब बात, अशोक कह रहे हैं, ये अशोक ने खुद ये बात कही है कि किसानों के मसले पर विपक्ष नतमस्तक था जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरे। हम उतरे तो अब हमारे पीछे सब आ गए हैं। वो अशोक जी का अपना मत, अशोक जी का अपना मत होगा, लेकिन किसानों के सवाल पर समाजवादी पार्टी हमेशा उनका पक्षधर रही है। और अगर आप पूर्व में समाजवादियों का इतिहास देख लें तो किसान दुर्घटना बीमा 1 लाख से लेके 5 लाख तक किया गया। हमने अपने क्रॉप लॉस का कंपनसेशन दिया, हर तरह के किसान को। वो तो मनोज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार भी गिना रही है और विपक्ष में जो लोग हैं वो भी गिना रहे हैं उनकी सरकार में क्या कार्य किए, लेकिन किसान किसी से खुश नहीं है, ये आपको बता दूं। सचिन, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आ रहा हूं मनोज, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। एक सवाल कर लूं पहले, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। हाँ, कर दीजिए खत्म, तुरंत 20 सेकंड। एक मिनट, बस एक बात है। हाँ, एक बात, मैं बस ये सरकार जो गिना रही है उसको यही कहूंगा कि सड़कों पे लिखे हुए सुनहरे नारे ना देख, जमीन तू देख, हकीकत के तारे देख। ठीक है, ये हकीकत के तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मैं पूछूंगा मनोज जी से, मनोज मिश्रा जी से। लेकिन सचिन, मेरा पहला सवाल आपसे है वही जो अशोक जी कह रहे हैं कि आपको इतने दिनों से याद नहीं आई, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि सियासी दल हमारे से दूर रहे हमारे आंदोलन से, ये भी खबरें हम तक पहुंची हैं। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं, सचिन से मेरा सवाल है। देखिए मृदुल जी, नहीं, आप जाइए मनोज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाइए, और आप जब जाएंगे किसानों को तो वो यही कह रहे हैं। सचिन, अपनी बात कहिए आप। मैं खुद एक मृदुल जी किसान का बेटा हूं। देखिए मृदुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान अध्यादेश जैसा काला कानून लागू किया जा रहा था, उस समय देश में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी चरम पर थी। सरकार ने सोचा कि इससे अच्छा मौका और दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो कोई आंदोलन करेगा, ना तो विपक्ष का नेता बाहर निकलेगा, तो हम उसको डिटेन करके उसको जेल भेज देंगे। इन्होंने सोचा स्थिति इतनी अच्छी है, इस काले कानून को पास कर दें, जिससे कि हमारे पूंजीपति जो मित्र हैं उनको फायदा पहुंचे। मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये काला कानून
सदन में पास किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद में हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्य को गाइडलाइन जारी की कि इस काले कानून को पुरजोर विरोध करना आपका परम कर्तव्य होगा। और जहां जहां हमारी सरकार थी, उस सरकार ने कह दिया कि इस काले कानून को हम राज्य में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मृदुल जी, कि आज किसान, ना कोई जाति होता है, ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। किसान हमारे देश का भाग्य विधाता व अन्नदाता है। और किसानों ने जब देखा कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस काले कानून को, और हमारा आने वाला भविष्य संकट में है और हम अपनी जमीन पे गुलाम बनने जा रहे हैं, तो अब उन लोगों ने आवाज को लामबंद किया और वो रोडों पे कूच करते हुए दिल्ली को रवाना हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उनके साथ में लड़ाई लड़ रही थी। सचिन, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो उसी बात का विरोध कर रही है, उसी बात का विरोध कर रही है जो 2019 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। ये कहा जा रहा है कांग्रेस। देखिए, मैं मृदुल जी इसकी बात मैं 30 सेकंड में बताऊंगा। इसकी बात मैं 30 सेकंड बताऊंगा। 2019 के मैनिफेस्टो में था कि एपीएमसी कि जो एपीएमसी का जो एक्ट है उसमें हम लोग संशोधन का काम करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने उस काले कानून में एपीएमसी को खत्म करने का काम किया। एमएसपी को कांग्रेस पार्टी जो कानून बना रही थी 2013 में, जिसमें हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया था, उसमें हम लोग एमएसपी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको मेंशन किया था कि जो कानून हम लोग बना रहे थे उस पे एपीएमसी खत्म नहीं कर रहे थे, उस पे वन नेशन वन मार्केट जैसा घिनौना जो कृत्य है वो नहीं कर रहे थे। उसको हम लोग, जो पूंजीपति, जो मित्र हैं, जो मोदी सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है, उन लोगों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उन लोगों को बेच नहीं दे रहे थे। जो किसानों की जो फसल होगी उसको औने पौने दामों पे हम लोग जो एक्ट बना रहे तो उसमें किसानों से राय मशवरा एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, इस चर्चा को मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। बातचीत की इन्होंने, कितने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब मैं मनोज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं भारत बंद फेल हो गया, सियासत जो कर रहे थे वो भी नहीं हो पाई। लेकिन सर, इन सबसे आपको क्या लेना देना? आप तो किसानों के मसले पर अडिग है ना, कि उनको आप विश्वास में लेना चाहते हैं ना, तो कब लेंगे सर? अब तो भारत बंद भी हो गया, 13 दिन बीत गए। देखिए, 2-3 चीजें हैं और मुझे मृदुल जी थोड़ा समय दे दीजिएगा। आप ये देखिए कि जब से आंदोलन शुरू हुआ, सरकार इतनी संवेदनशील है कि 5 बार बात हो चुकी। आज माननीय गृह मंत्री जी के साथ 7 बजे से लेके आगे बात होने वाली थी, मुझे पता नहीं किस समय क्या हुआ, और कल फिर 6वें दौर की बात होगी गृह मंत्री जी के साथ के बाद माननीय कृषि मंत्री जी और लोगों के साथ। हाँ। तो ये पहली चीज ये है कि सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता है। पहली चीज निकलेगा, जो आंदोलन फेल होने की बात, एक सेकंड मैं पूछूंगा सवाल। एक सेकंड पहले वो बोल लें, कुछ सेकंड, 1 मिनट कम से कम बोल लें, फिर मैं पूछूंगा, निश्चित रहिए। रुकिए, तो देखिए, आप ये देखिए कि 2014, 2017 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा और उपचुनाव और अन्य चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हुए, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूँ, आप देखिए पूरा विपक्ष साफ हो गया। तो इनके अगर ये आंदोलन करते तो अपनी दब्बे, अगर आप बताते, अब मेरा सवाल है, 7 वर्षों में केंद्र के खिलाफ और 3.5 वर्षों में प्रदेश के खिलाफ। 2 बातें सर, देखिए मनोज जी, 2 बातें सर, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं, मैं क्लियर करना चाहता हूं, 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो आप ये कहते हैं कि विपक्ष फेल हो गया है, मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि विपक्ष किसानों के मन में भ्रम फैला रहा है। ये दोनों बातें कैसे हो गई? या तो विपक्ष फेल हो गया है, या फिर वो भ्रम फैलाने में पास हो गया है। मृदुल जी, मेरी बात सुन लीजिए बस 2 मिनट में, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेता, मैं बिंदुवार बोलता हूँ। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब इन चुनावों में कांग्रेस, सपा, बसपा फेल हो गई उत्तर प्रदेश में, तो इन्हें मौका लगा किसान आंदोलन के, इनके कंधों पे चढ़ के, इनके कंधों पे बंदूक रख के दागने का, एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इन लोगों का रवैया क्या है, कि अखिलेश जी ने बाकायदा एक ट्वीट किया, घर से निकले बाहर गिरफ्तारी कराई और फिर घर में जाके फेसबुक पर राजनीति करने लगे।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मनोज जी, मुझे किसी पार्टी ने क्या किया उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे सहयोगी दिन भर सड़कों पर रहते हैं और वो हम तक अपडेट पहुंचाते हैं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सेकंड मनोज, एक सेकंड मनोज, सुनिए मेरी बात। मनोज एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं काउंटर का मौका दूंगा, पहले मैं अपने सवाल तो कर लूं। मनोज मिश्रा जी, मैं यही पूछ रहा हूं, या तो विपक्ष फेल हुआ है या पास हुआ है, आप मुझे बता दीजिए। मन की बात करते हैं, किसान के मन की बात क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष जनता की नजरों में और किसानों की नजरों में पहले से फेल है, क्योंकि योगी जी ने और मोदी जी ने किसान सम्मान के तमाम ऐसे काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश का किसान कम से कम इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है। ये चीज स्पष्ट समझ लीजिए। ये संगठन जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है सड़कें, जो दिल्ली और गाजियाबाद को सड़कें जोड़ती हैं, वहां पर पहुंचे कौन है? ये किसान नहीं है मनोज जी, ये किसान नहीं है। अगर किसान आंदोलन है, आप ये बात सही है कि किसान, अगर आप बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग पहुंचेंगे, ऐसा थोड़ी कि पूरा कमाया हो जाएगा। सर ये दोहरी बात क्यों कह रहे हैं? आप पहले कहते हैं किसान नहीं है, फिर कहते हैं कि आंदोलन हो रहा है, किसान तो आएगा ही आएगा। समाप्त है। उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी की सरकार से और मोदी जी की सरकार से स्पष्ट तौर पर बहुत खुश है, आप विश्वास रखिए, संतुष्ट है। इनके जो राजनीतिक चालबाजियां हैं जो अभी लगातार, मैं एक सवाल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, एक सवाल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर करना चाहता हूं। एक सेकंड, हरीश जी को भी चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद आप दोनों को काउंटर का मौका दूंगा। हरिशंकर पांडे जी, जो स्थिति आज हमने पूरे देश भर में देखी, उसमें भारत बंद को लेकर किसान संगठनों ने आह्वान किया, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी किसी भी संगठन ने, व्यापारी संगठन ने, किसानों के संगठन ने नहीं दिखाई, लेकिन राजनीतिक दल उतनी ही सक्रियता के साथ यहां पर पहुंचे। क्या कहेंगे सर? देखिए मृदुल जी, ये आंदोलन किसान आंदोलन है केवल, और इसमें राजनीतिक दल, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या राजनीतिक विपक्षी दल हो, अगर वो इसमें कोई लाभ उठाना चाह रहे हैं तो अब ये उनके हाथ से निकल चुका है। और सबको सच्चाई पता है, किसान अब अपने भाग्य का फैसला करने के लिए खुद सड़क पे उतर गया है। उसको बदनाम करना और ये कहना कि वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दल के आदमी है, राजनीतिक दलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने वाले जितने भी दल हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो तो कृपया दूर रहें। और रही बात सत्तारूढ़ दल की, तो सत्तारूढ़ दल को अपने कृषकों के लिए, उसके हित में अगर कोई कानून आपने बनाया है तो आपको किसानों को ही संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कानून बनाया है तो कानून हटाना भी आप ही को पड़ेगा। और ये बात आप समझ लीजिए कि इतिहास गवाह है कि जिस समय गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, तो अगर उनको नेता बनाया था किसी ने तो कृषकों ने बनाया था। और वो भी जो चंपारण आंदोलन हुआ था पहला 1917 में, उसमें इंडिगो की खेती जबरदस्ती कराने के लिए अंग्रेजी शासन ने उन पर दबाव डाला था और ये कहा था कि आप नील की खेती करिए, हम इसको खरीदेंगे, आपको मार्केट देंगे, लेकिन आप जो गेहूं चावल नहीं खरीद बोएंगे। इसके विरोध में किसान उठ खड़ा हुआ था। राजनीतिक दल अपनी जगह पर थे, गांधी जी को इसका नेतृत्व मिला और उन्होंने पहली सफलता यहीं से पाई थी और उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आपको हम एक चीज बता दें, हम इतिहास को पढ़ करके ये बात आपसे सामने रख रहे हैं कि किसानों के हितों के विरुद्ध काम करने से उनको अगर अटकाने भटकाने का प्रयास किया जाएगा, सर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो। अब मैं एक सवाल हरिशंकर जी आपसे करना चाहता हूं, एक सवाल सिर्फ मेरा है, और किसान से लड़ना इतना आसान नहीं है। एक मिनट, भारतीय किसान यूनियन और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो पंजाब हरियाणा से आए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन भी सामने आए जो किसान संघ हैं। उनका कहना है कि ये वक्त बातचीत चल रही है, हमें भारत बंद नहीं करना चाहिए, हमें इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे किसान संगठन भी सामने आए हैं जिनका कहना है, जो प्रगतिशील किसान है, उनका कहना है कि कानून अच्छा है, कानून को वापस ना लिया जाए। अब इन किसानों को हम कैसे देखें, कैसे इनमें अंतर समझें हम?
इन पे अंतर आप इस तरह से समझें कि देखिए, किसान किस उद्देश्य से ऐसा कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है या बुरा है, हमें इस पे नहीं जाना है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये किसान के लिए फायदेमंद है। आप जरा स्वयं बताइए कि मार्केट किसान को बेचने की कहां मिलेगी? अगर आपने मंडियों को खत्म कर दिया, उनके अस्तित्व को, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया, जो सामान्य सी बात है, ठीक, तो आप बताइए किसान अपना सामान लेकर कहां सड़क पे, अपने छत पे, इसी का सवाल, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगा। हरिशंकर जी, ब्रेक का वक्त हो गया है। एक आंकड़ा बताते हुए मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद अशोक जी और मनोज मिश्रा जी बोलना चाहते हैं। आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस किसान कानून के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से खरीदी हुई है, ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और सवाल पूछेंगे क्या एमएसपी को लेकर, और साथ ही साथ किन वजह से किसान संगठन जमीन पर उतरा है और जो सरकार लगातार बातचीत का हवाला दे रही है उससे कुछ बात बन पाएगी। ब्रेक के बाद तमाम सवालों के साथ लौटेंगे। आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे अशोक चौहान जी। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें मनोज जी ने कही। अब सवाल यह आता है, हरिशंकर जी ने कहा कि एमएसपी को लेकर डर है, मंडियों को लेकर डर है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन अभी 5 दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने कहा कि एमएसपी बंद नहीं होगी, हम लिखित में देने को तैयार हैं। बातचीत में ऐसी बातें सामने आई। यह भी कहा गया कि मंडियां बंद नहीं होंगी। फिर किसान संगठन किस बात को लेकर इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी मृदुल जी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जो है वो किसानों के साथ बैठक खेल रही हैं। 5 दौर की वार्ता हो जाती है, ना तो देश के गृह मंत्री आते हैं किसानों के बीच में, ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में आते हैं। आखिर किससे मन की बात करते हैं? आज जब किसान खुद अपने मन की बात करने के लिए इनके दरवाजे पर बैठा हुआ है, ये लोग उनसे बात करना नहीं चाहते, गरीब के घर जाते हैं। आपको कृषि मंत्री से बात नहीं करनी अशोक जी? हम गरीब के साथ खाना खा रहे हैं। आपको कृषि मंत्री से बात नहीं करनी है क्या जी? या फिर प्रधानमंत्री से ही आप अपना पक्ष? सर मैं ये कहता हूँ, कहिए मैं पक्ष रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब कृषि मंत्री से बार बार वार्ता विफल हो रही है तो प्रधानमंत्री जी को क्यों ना स्वयं किसानों के बीच में आ जाना चाहिए? वो स्वयं किसानों से क्यों नहीं बात करना चाहते? एक बार मंत्री जी किसानों से बात करते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाते हैं, फिर गृह मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, फिर अपने दोस्त अडानी अंबानी जी से पूछते होंगे रात को कि बताइए जी कारपोरेट घराना हम आपको एयरपोर्ट की तरह कैसे लाभ पहुंचाए, कैसे जैसे ट्रेनें को बेचकर खा गए हैं भाजपा वाले। ये सब चीजें ड्रामा क्यों कर रखा है इन लोगों ने? पहली बैठक में किसान ने ये कहा था। अशोक जी, एक अहम सवाल मेरा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कानून के बनने के बाद उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में धान की खरीदी भी चल रही है, कई सारे क्रय केंद्र भी हैं, वहां पर किस हिसाब से आपसे खरीदी हुई है? क्या एमएसपी पे नहीं हुई है? एक मिनट मनोज, एक मिनट बस, एक सेकंड दे दीजिए। मैं मनोज एक सेकंड दे दीजिए, मैं इसके बाद तुरंत आ रहा हूँ, काउंटर का मौका दूंगा। मनोज मिश्रा जी से सवाल है इसके बाद मेरे, फिर सचिन आपके पास भी आ रहा हूँ। अशोक मृदुल जी, अशोक जी कहिए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जहां बात कर रहे हैं वहां मक्का जो है 1100-1200 बिक रही है। धान की बात कर रहे हैं, किसान क्रिया केंद्र पर लेकर जा रहा है, कहीं उसको गीला बता रहे हैं, कहीं उसमें पराली बता रहे हैं, उस किसान को परेशान किया जा रहा है। आखिर जब ये क्रिया केंद्र खुले हुए हैं, सरकार ये क्यों नहीं कहती एमएसपी पे कि किसान कृषि कार्य करे, जो एमएसपी निर्धारित होगा किसान की संपूर्ण उपज को मंडियों की जगह सरकार खरीदेगी और फिर सरकार उसे कारपोरेट घरानों को बेचेगी। आखिर मंडियों को जब ये खत्म करना चाहते हैं तो सरकार उस कानून में ये लिख कर दे कि किसान की एक दाना जो है वो सरकार खरीदेगी। अब आप देखते हो, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गन्ने की जब मिलें बंद हो जाती हैं, किसान भटकता रहता है, मैं जो शेष गन्ना बचा है खेतों में उसे कहां आज भी जूझ रहा है किसान। और कई सारी मिलें एक वक्त ऐसा आया जब बंद हो गई, एक वक्त ऐसा आया जब बंद हो गई। आज भी कई सारे किसान ऐसे हैं जिनका बकाया अभी तक है। मनोज जी, यही तो परेशानी है। देखिए, मैं भी तो बात ही कर रहा हूं अशोक जी से। ऐसी कौन सी बात है जो सरकार नहीं समझा पा रही है? जी मनोज मिश्रा जी, सरकार ऐसी बहुत सारी मनोज मिश्रा जी, मनोज मनोज आप तो विपक्ष में हैं, मैं मनोज मिश्रा जी से पूछ रहा था। जी कहिए।
क्या क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने अभी अशोक चौहान जी से बात मृदुल जी, की, आवाज साफ मैंने रखिए। एमएसपी को लेकर उनसे चर्चा की, मैंने कहा फसल आपकी कैसी बिकी ये मुझे बताइए। ऐसी कौन सी बात है जो सरकार ने की, ये बात नहीं हो पा रही है? वो हमसे भी तो बात कर रहे हैं। 5 देखिए, दौर अभी की जो- क्यों बातचीत होने की अभी नौबत आप आ रही है? अशोक जी से बात, देखिए अशोक जी से जो आप बात कर रहे थे, अशोक जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी क्यों खुद नहीं आते। आप ये देखिए, ये नेता है या जो नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में किसानों के, वो नेता है। आप ये देखिए 5 दौर की वार्ता में किसान नेता गए बात करने के, नहीं गए कृषि मंत्री जी के साथ विज्ञान भवन में। आज गृह मंत्री जी के साथ किसान नेता, 13 किसान नेता गए। पहले ये बताएं मनोज जी कि उनको नेता मानते हैं किसानों का या नहीं मानते? मैं ये पूछ रहा हूं कि और 6 कल बार जो क्यों जाना वार्ता पड़ रहा होगी, है मनोज वो भी जी? किसान नेता ही मनोज है। जी, मनोज जी, मैं पूछ रहा हूं 6 बार क्यों जाना पड़ रहा है? ये एक बार में क्यों नहीं हो पा रही बात? 6 बार जाना पड़ रहा है सर, 6 बार। सुनिए, 6वां दौर चालू हो रहा है, 13 दिन में 6 बार बातचीत हो गई। घंटों घंटों बातचीत होती है, 6-6, 7-7 घंटे बातचीत ही होती रहती है। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझा पा रहे हैं आप? घंटे घंटे बातें करने के बाद कहते हैं अच्छे माहौल में बात हुई। जब बात अच्छे माहौल में हुई है तो क्यों नहीं है कृषि विधेयक खत्म हो रहा है? वार्ता के माध्यम से समाधान निकलना एक सेकंड मनोज, बस इसके बाद तुरंत आप दोनों को मौका दूंगा मैं। मनोज काका और सचिन, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ सर। 2 सेकंड मनोज, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, बस खत्म कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, 6 बार में क्यों समझ नहीं आ पा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, वार्ता के माध्यम से समाधान लोकतंत्र की पहचान है मृदुल जी। ये पहली शर्त है लोकतंत्र की वार्ता होना चाहिए, संदेह दूर होने चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। कन्फ्रंटेशन से दुनिया का कोई समाधान निकला हो तो बताइए। सदैव वार्ता की टेबल पर ही आके समाधान निकलते हैं। और भारतीय बिल्कुल मैं जनता सहमत हूं पार्टी किसानों आपसे, की लेकिन सर हितरक्षक है। ये बात अगर 2 बार हो तो चल जाता है, 3 बार हो तो भी चल जाता है, लेकिन 6-6, 7-7 बार अगर बात ही होती रहेगी तो फिर क्या मतलब है सर? 1 महीना हो जाएगा, 1.5 महीना तो। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, वो पहले ट्रेन रोकते हैं, पहले एक प्रदेश में ट्रेन रोकते हैं, रेल पटरी पर बैठे रहते हैं, जब कोई बात नहीं सुनी जाती तो वो दिल्ली कूच कर देते हैं। फिर सरकार की नींद खुलती है कि अरे हमें तो बात करनी है। उसके बाद भी 6 दौर की बातचीत में सफलता नहीं मिल पाती है। मनोज काका और सचिन को भी मैं डिबेट में ले आता हूं, क्योंकि विपक्षी दलों का कहना है कि आप हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। मनोज और सचिन अपनी अपनी बात रखें। पहले मनोज आप कह लीजिए, लेकिन इसमें आपकी सियासत नहीं चमक पा रही है मनोज। ये कह रहा हूं, हाँ कहिए मृदुल जी। हाँ। सियासत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि किसानों के जो हक का दायरा है वो ज्यादा मजबूत कैसे हो। मिश्रा जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब कारपोरेट सेक्टर को एक रात में आप पूरा देश का एयरपोर्ट दे देते हैं, पूरा रेलवे दे देते हैं, अब कोई चुनी हुई सरकार एक रात में मोदी जी के मिनिस्ट्री का एक मंत्री जाके खरीद लेता है, और किसान को अब 10 दिन से खुले आसमान के नीचे इस ठंडी में देश का किसान बैठा है, उसकी बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? और सारे सेक्टर को आप कारपोरेट सेक्टर को दे दिए, तो आप कम से कम खेती को, खेतिहर मजदूर को और किसानों को तो बचाइए। आपने आप बेचे हैं, तभी तो मनोज मिश्रा जी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अब आप वैक्सीन के नाम पर बेचे हैं। कुछ दिनों तक आप कोरोना में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ ऑक्सीमीटर खरीदने पर। तो देश को हमेशा बेचने का, ठगने का और मूलभूत जरूरतों से बरगलाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं एक सवाल मनोज आपसे करना चाहता हूं। मनोज आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मनोज एक सेकंड मनोज मेरी बात तो सुनिए। सरकार की तो फिल्म के अभिनेताओं अभिनेत्रियों के डांस से उत्तर प्रदेश के किसानों का कौन सा लाभ हो रहा था? आप बताइए। आप बहुत किसानों के हित चिंतक हैं, तो अमर सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश विकास परिषद बनी थी कि नहीं बनी थी? समाजवादियों का काम नहीं हुआ था। जो हमारा एक्सप्रेसवे बना उस पर एक सेकंड मनोज मिश्रा जी, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं एक सवाल कर रहा हूं सचिन, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, वेट करिए बस। मनोज काका आपसे मेरा एक सवाल है। बीजेपी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि मंडियों के चंगुल से किसान को मुक्त कराया जाए। तो मंडियों के चंगुल से बीजेपी कह रही है, ये वही तो हम कह रहे हैं, किसान की जहां मर्जी है वहां खरीदे या बेचे, मंडियों के चंगुल से तो मुक्त करा रहे हैं हम। मनोज आपसे ही सवाल है मेरा।
मैं मनोज ये काका कह जी रहा जी हूं आपसे कि जब ये लोग पूरे जी मैं कह रहा हूं, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन कह रहा रहा हूं कि जब पूरे देश में एक रात में एक उद्योगपति को पूरे देश के एयरपोर्ट दे दिए जाते हैं, जब पूरे देश में कहीं की भी सरकार, मोदी जी की गवर्नमेंट एक दिन में खरीद लेती है, किसी सरकार को अपदस्थ कर देती है, तो देश का पालनहार किसान मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा हूं, से खुले मैं आसमान आपसे के पूछ नीचे रहा अपने हूं बाल कि बच्चों के मुलायम साथ सिंह पड़ा है, यादव मंडी तो के उनकी चंगुल क्यों से नहीं सुन पा किसानों रहे को हैं? मुक्त कराना चाहते थे, तो इस बिल में भी वही बात है। बीजेपी ये कह रही है हम भी तो मंडियों की चंगुल से छुड़ाना चाह रहे हैं किसानों को, उसकी मर्जी, जहां पर अपनी उपज बेचना चाहे वहां बेचे। नेताजी ने हमेशा किसानों के भले की बात करी है, और नेताजी ने सदन के पटल पर कहा है कि 70 साल से देश में अगर कोई घाटे का काम कर रहा है तो किसान कर रहा है। क्यों कर तो रहा आप है? नेताजी पे निराधार आरोप न लगाएं। ये पुरानी व्यवस्था में किसान क्यों आखिर इतना मजबूर है कि वो आज भी उसी हिसाब से खेती करने को मजबूर है, और उसे जो भी मजबूत बनाने की कोशिश करता है तो उसे यही डर है, कि उसे हर बार ठगने की कोशिश की गई है, कहीं इस बार ना ठग लिया जाए, ये डर उसका है। किसान को लेकर के जो मृदुल जी, हाँ, किसान सचिन, को इसके बाद लेकर के जो डॉक्टर आपके पास लोहिया की नीति थी कि उसके लागत का 1.5 गुना मूल्य निर्धारित किया जाए, वही समाजवादी पार्टी की नीति है, वही हमारे नेता की नीति है, और उसी को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं ना, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अभी जो बड़ी संख्या में खरीदारी हुई है, अभी खरीदारी हुई है प्रदेश में एमएसपी पर धान की कई सारे क्रेन। एक मिनट सुनिए, जो व्यवस्था है उसमें कमियां हैं। मैं स्वयं किसान का बेटा मैं वही कह रहा हूं ना मनोज काका, मेरी बात तो सुनिए पूरी। मैं कह रहा हूं कि एमएसपी पे खरीदने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन उसके बाद दिक्कतें क्रय केंद्र पर पहुंची। जैसा अशोक जी बता रहे हैं कि हमसे कहा कि इसमें तो पराली मिली हुई है, हमसे कहा कि आपका धान तो बड़ा बेकार है, इसको तो हम कम में खरीदेंगे। तो ये व्यवस्था क्यों बनी हुई है? सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी व्यवस्था को लेकर तो बीजेपी कह रही है कि हम इस व्यवस्था को दूर कर देंगे, जहां भी किसान का मन हो वो अपनी उपज बेच सकता है। मृदुल जी आप, लेकिन हाँ कहिए, लेकिन बात एमएसपी पर जाकर अड़ जाती है। मृदुल जी, मैं सिर्फ एक चीज ब्लॉक के में एक बात कहना चाहता हूं। क्या सरकार, एक मिनट सर, देखिए मृदुल जी, हाँ सचिन, ये विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा किसान? और इस हाँ देखिए, आपने बहुत ही तार्किक और अच्छा सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जो धान खरीद हो रही है, सरकार ने तय किया धान का रेट 1865 रुपए, लेकिन जो मंडियां हैं, जो बिचौलिए हैं, हमारे किसान भाइयों से कहते हैं कि वही धान आप 800-900 रुपए में बेच दीजिए। कहीं बताते हैं उसमें पराली आ गई, कहीं आपका धान गीला हो गया है, कई जगह से ऐसी बातें आई हैं। और जो ऊपरी जो दाम है जिससे सरकार को फायदा पहुंचे, कि उसमें इतनी धांधली और भ्रष्टाचार है, कई बार डीएम की मिलीभगत से ये उजागर होता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब बात कहते हैं कि हमने इतने टन खरीद लिए धान, मैं तो यही कहना चाहता हूं मृदुल जी कि मुख्यमंत्री जी और मोदी जी एक ही बात बरगलाने में देश को मशगूल हैं कि वो झूठ बोलते रहे बड़े सलीके से, हमारी भोली भाली जनता और किसान भाई एतबार ना करते तो क्या करते। मैं कहना चाहूंगा कि मनोज मिश्रा साहब ने पहली लाइन उन्होंने कही कि हम किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। जब किसान भाई दिल्ली को कूच कर रहे थे, तब आप लोगों ने ठंड में उनपे पानी की बौछारें क्यों की? 10 से 12 हजार किसान भाइयों पे आपने FIR क्यों लिखी? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकी क्यों बताया? उत्तर प्रदेश के मंत्री ने किसानों को गुंडा क्यों बताया? और लगातार छठी बार बैठक होने जा रही है, नहीं ये बैठक विफल क्यों हो रही है? एक सवाल मोदी जी को आपने भी सचिन ने कहा, इसका समाधान सचिन जो बात आपने कही उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं हरिशंकर जी से पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि किसान एमएसपी तय हो जाती है, अलग अलग उपज रहती है, चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, बहुत सारी फसल है जिसको लेकर एमएसपी तय की जाती है इस देश में, करीब 23 है। हरिशंकर जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी अशोक चौहान जी ने कहा कि हम बेचने जाते हैं एमएसपी पर, लेकिन बीच के बिचौली और आढ़ती हमसे कहते हैं कि हम इस पर नहीं खरीदेंगे, हम इतना देंगे आपकी फसल का, आपको बेचना हो तो बेचिए। किसान दूर से आता है अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, वो बेचकर चला जाता है।
अब सरकार कह रही है कि हम इसी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। क्या सरकार ठीक कह रही है? जो नया कानून है या पुराना कानून है, इसमें भी अंतर समझने की कोशिश हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वही तो है, उसी बात को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए मृदुल जी, आपको हम बताएं कि लोग तय तक जाना ही नहीं चाहते हैं। सरकार ने कहा कि हम बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करके हम एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जिसमें कि किसान का शोषण नहीं होगा। लेकिन वो किसान को संतुष्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सी व्यवस्था लेके आ रहे हैं कि जिससे कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडियों के खत्म होने के बाद एश्योर्ड मार्केट के रूप में उनको मिलेगा। और एक बात हम आपको बताएं कि किसान को आप जो है एबीसीडी नहीं सिखा सकते। जो आदमी पुश्तैनी धंधा कर रहा है वो जानता है कि हमारा फायदा किसमें है और हमारा नुकसान किसमें है। अगर आप जो है किसान को बांट करके ये साबित करने की कोशिश करें कि हम जो है सही हैं, तो देखिए ये, लेकिन हरिशंकर जी, अभी तक हमारी जो चर्चा हुई उसमें अशोक चौहान जी भी कह रहे हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, सरकार हो, सचिन भी कह रहे हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, मनोज काका ने भी कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं, हमें भी घाटा हो रहा है। तो अभी तो घाटा ही हो रहा है किसान को। हमारी बात सुनिए, देखिए किसान परिवार से कोई नहीं है। अगर किसान परिवार से होता तो वो इस तरह की बात नहीं करता। और देखिए वो जितनी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसान के मामले में बिना जाने समझे कुछ बोलें। हमारा लंबा प्रशासनिक अनुभव है, हमने मंडी में काम किया है, हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से मंडियों का गठन हुआ था और बड़ी मुश्किल से जो भी व्यवस्था चल रही थी, टूटी फूटी लंगड़ी चल तो रही थी। आज आप उसको खत्म करके कहां छोड़ रहे हैं किसान को? सड़क पे लेके ये कहां घूमेगा अपना सामान? और हम ये भी बता दें आपसे कि अंग्रेजी सत्ता हिल गई थी। केवल 6 कानून थे जिसने गांधी को गांधी बना दिया। अगर ये लोग इतिहास नहीं पढ़ना जानते हैं तो न जाने। 1915 में गांधी जी आए थे, 16, 17, 18, 19, 17 में चंपारण आंदोलन हुआ था इंडिगो की खेती का, 17 में हुआ था खेड़ा आंदोलन जो हुआ था गुजरात में, और उसके बाद अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट पास हुआ जिसको लेकर के जालियांवाला बाग कांड हुआ और अंत में इस पूरी सरकार का पतन हो गया। तो देखिए ऐसा, इसको सच्चाई को समझिए, भटकाइए नहीं। और ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये अपनी राजनीतिक रोटी न सेके कि किसानों ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। और सर, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, इसके बाद अशोक चौहान जी और मनोज मिश्रा जी से सवाल करूंगा मैं। एक सवाल मेरा और है आपसे। आपने कहा कि बहुत मुश्किल से तमाम एक्ट तैयार हुए, 1915 से लेकर अभी तक की तस्वीर हम देखें 2015 से 20 आ गया है। ये तस्वीर जो है किसानों की, ये बदल नहीं पा रही है। अब सरकार इस बात को लेकर लगातार आश्वस्त कर रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। आपने मंडियों का जिक्र किया कि बड़ी लंगड़ी लूली व्यवस्था जैसी भी है चल तो रही है, लेकिन मंडी खत्म कर दी जाएगी। सरकार इस बात को बार बार कहती है, कृषि मंत्री कहते हैं मंडी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। सरकार अगर इतना कुछ कह रही है तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या किसान पहले से ठगा हुआ इसलिए डर में है? नहीं, ये सरकार कह रही है ना, लेकिन कानून तो नहीं बनाई है। भाई आप देखिए, सरकार के लिखने में और मौखिक बोलने में, उसके भाषण देने से, उसके एग्रीमेंट करने से कुछ होता है? बिल्कुल। मैं इसी पर सवाल करता हूं मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी, यहाँ आप मौखिक बोल रहे हैं, मेरे हाथ में सर एक पेन है, तो मेरे हाथ में पेन है, बन गया तो मेरे हाथ में एक सेकंड मेरे हाथ में पेन है सर, लिख देने से क्या शाही कम पड़ जाएगी? नहीं लिख सकते, टाइप कर दीजिए कानून। यही तो कह रहा है किसान। जी मुझे 1.5 मिनट सुन लीजिए। मैं बिल्कुल 1.5 नहीं सर, आपको 2 मिनट देता हूं। जो हरिशंकर जी जो गोबर हुई है अर्थव्यवस्था, अगर एक दिन के सत्र में ये पास कर सकते हैं तो क्यों नहीं बुलाते सर? फिर देखा किसानों की नहीं देखा, जब कानून पास करने कल किसान लौट जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सारी रात बन रहा है। आप सोचिए कि यहाँ के लोगों का संवेदनहीनता देखिए। सरकार का प्रधानमंत्री कह रहा है कि एपीएम क्या होता है? एमएसपी क्या होती है? उसको मार्केट कहाँ मिल रही है? किस आधार पर कह रहे हैं?
नहीं ये मनोज मिश्रा जी, मनोज बैठे मिश्रा हुए जी, एक सेकंड हरिशंकर जी, एक सेकंड, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद अशोक चौहान जी के पास आऊंगा। हरिशंकर जी एक सेकंड बस रुक जाइए। मनोज मिश्रा जी, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनेगी, लेकिन किसान पूछ रहा है व्यवस्था है कहां पर, कहां है व्यवस्था? आप बताइए। आपने कोरोना काल में अध्यादेश को पास किया, कौन सी व्यवस्था जमीन पर आ गई है? समझाने की व्यवस्था हो रही है। अभी भी आप उसी पुरानी व्यवस्था, जिस मंडी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आड़ती किसानों को ठगता है, तो कहां बदल गया? आज भी तो ठग रहे हैं आड़ती मिलकर, कहां बदल गई व्यवस्था? मैं वही तो जानना चाहता हूं, कानून से क्या फर्क पड़ा है जब से लागू हुआ है तब से अब तक? में कैसे नहीं ठगेंगे, ये बता दें। मैं वही बोल रहा हूं ना सर, मेरा भी वही सवाल है। नहीं, मनोज जी, एक्ट में किसानों को नहीं ठगा जाएगा, जरा मिश्रा जी बता दें दो लाइन में। मिश्रा जी कहिए। आप बताइए हरी जी। हाँ बिल्कुल पूछ रहे हैं। क्या आप ये बताइए कि आप जब प्रशासनिक व्यवस्था में थे, उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा कि एपीएमसी रिपील करेंगे या उसको संशोधित करेंगे? जिस कांग्रेस के शासन में देश के किसानों ने दुर्दशा झेली, देखिए क्या श्रीमान मुलायम सिंह जी ने स्टैंडिंग कमेटी में नहीं? मैं एक सवाल अशोक चौहान जी से आखिरी में लेना चाहता हूं। पुलिस व्यवस्था में भी कमी है सर, ऐसे कमियां निकालते रहेंगे सर, आसपास 15 चीजें नजर आएंगी जिसमें कमी है, लेकिन जिसमें कमी है 15 चीजें नजर आएंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में कमी हो। आप किसी चीज को ऐसा बनाएं जो कमी 70 साल से चल रही है, वो कम से कम रुक जाए। अशोक चौहान जी कुछ कह रहे हैं, कहिए अशोक जी। अब कहिए सर, अब सुन पा रहा हूं जी। मैं राजनीतिक पार्टियों पे सिर्फ एक दोहा कहना चाहता हूं। गांव में एक कहावत है कि चोर चोर मोशेरे भाई। इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस रही हो, आज बीजेपी है, पूर्व में और सरकारें थी, इन लोगों ने कभी किसान का भला नहीं किया। आज भी ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष जो है, मैं उस विपक्ष से भी ये पूछना लेना चाहता हूं, जब हम रात को या रजाइयों में सो रहे हैं, ठंड में रोड पे पड़े हैं, क्या फोन पर या कहीं अखबारों की हेडलाइंस में ये कह देना कि हमने समर्थन दे दिया है? वो आए तो सही, हम लोगों के साथ 2-4 दिन यहाँ ठंड में सोए तो सही। पता नहीं कहां है विपक्ष भी, कहां है सत्ता पक्ष? जो लोग गरीब के घर खाना खाने जाते हैं, कहां हमारे प्रधानमंत्री जी है? वो मन की बात सुन नहीं रही है। 12-13 दिन हो गए हैं, कहां पर क्या प्रधानमंत्री जी को अगर जनता के बीच में शर्म आ रही है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। सवाल यही है इस समय भी गृह मंत्री राकेश टिकैत जो किसान संगठन के नेता हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने दिन में कहा कि शुभ संकेत मिल रहे हैं। क्या बातचीत से रास्ता कोई निकल जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, लेकिन निष्कर्ष अभी नहीं निकला है, पटाक्षेप अभी इस मसले का नहीं हुआ है। किसान डटा हुआ है, सरकार अड़ी हुई है। देखना होगा कि अब अगला कदम क्या होता है सरकार का या फिर किसान संगठनों का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।